फ्रेंड्स, मैं सी बनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है इनकम टैक्स में फॉर्म 26 क्यूबी को लेकर है। यहां पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, यहां पर उसके लिए आपको फॉर्म फाइल करना होता है। मैं पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग टू एंड बताऊंगा। इसमें कुछ नए अमेंडमेंट्स भी आए हैं। यहाँ पर ये लेटेस्ट अमेंडमेंट यह है कि अगर आप यहाँ पर मल्टीपल बायर्स हैं तो उस केस में भी यहाँ पर जो है आपको इसका कंप्लायंस करना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है अब अगर आप 2 पर्सन है, 2 से ज्यादा पर्सन है और प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर मिलाकर 50 लाख से अबोव चली जाती है तो उस केस में भी आपको ये टीडीएस का कंप्लायंस करना मैंडेटरी है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो देखी जाएगी और इसके लिए जो फॉर्म 26 क्यूबी है, फॉर्म 16 बी है, वो कैसे आप जनरेट करेंगे पूरा एंड तक बताने वाला हूँ। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए www.incometax.gov.in। और आपको यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, क्योंकि अगर आपने फॉर्म एक बार फाइल कर दिया, इसका अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है वो थोड़ा टफ है, तो इसलिए ध्यान रखिए कि जो भी डिटेल। अब यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने पैन कार्ड से लॉगिन कर लेना है। किसका पैन कार्ड से लॉगिन करना है? जो बायर है। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिए कि जितने बायर्स हैं वो सब अपने फॉर्म को ऑनलाइन फाइल करेंगे अपने रेशो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जितने बायर्स हैं उनका जो भी रेशो है उस प्रॉपर्टी में, उसी रेशो के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर फॉर्म फाइल करेंगे। अगर एक से ज्यादा सेलर है तो फिर सेलर को भी आपको उसी रेशो में यहाँ पर डिवाइड करना है और उसी के हिसाब से फॉर्म अलग अलग फाइल होंगे सबके। इसका बेनिफिट क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। पहले यहाँ पर आपको अपने पैन नंबर से लॉगिन करना है। यहाँ पर जो लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज होंगे वो वाले आईडी पासवर्ड होंगे जिसके थ्रू आप आईटीआर फाइल करते हैं। यूजर आईडी तो आपका पैन नंबर ही होता है और जो पासवर्ड है, जो भी आपने आईटीआर के टाइम पर पासवर्ड बनाया होगा, वो यहाँ पर आपका पासवर्ड यूज होगा। पैन नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो। मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ डायरेक्ट। लॉगिन करने के बाद आपको इस टाइप का पेज यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद ई फाइल में जाना है, ई पे टेक्स्ट में जाना है। एक चीज मैं यहाँ पर ये भी कंफर्म कर देता हूँ कि जो प्रोसेस है आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कोई भी अपलोडिंग नहीं होनी है, किसी भी डॉक्यूमेंट की अपलोडिंग नहीं होनी है। तो चालान की पेमेंट है वो यहाँ पर इतनी आसान हो चुकी है कि आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, सब तरीके से ये पेमेंट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है न्यू पेमेंट पर। जो जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वही फॉलो करना है, कोई भी गलत फॉर्म यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना है आपको। यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा 26 क्यूबी, टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। कंफ्यूज मत होइएगा, जो बायर है उसकी लायबिलिटी है टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करने की, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसीड करेंगे हम। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर जो है कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। यहाँ पर जो है आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है, तो मैंने यहाँ पर अभी जो है उस चीजों को हाइड कर रखा है। यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलने वाला है, वेदर मोर देन वन बायर। तो एक से ज्यादा अगर बायर हैं तो आप उसको यस करेंगे। और यहाँ पर इन्होंने खुद भी लिखा हुआ है कि प्लीज फिल अनदर फॉर्म 26 क्यूबी फॉर को बायर शेयर, ठीक है। ये चीज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन आपको जब मिलेगा जब आप यहाँ पर रेजिडेंट पॉइंट सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट आता है कि यहाँ पर रेजिडेंट ही क्यों सेलेक्ट करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ सेलर। ये स्टेटस जो है वो सेलर का कंफर्म करा रहा है आपसे और डिटेल्स यहाँ पर आपकी आएंगी, मतलब जो बायर है उनकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। सेलर की डिटेल हमें नेक्स्ट करे प्रोसीड करनी है। तो ये चीज कंफर्म कर लीजिए, अगर सेलर नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में आपको 26 क्यूबी नहीं फाइल करना है। उस केस में आपको 10 नंबर की रिक्वायरमेंट आएगी। 10 नंबर लेने के बाद उसके बाद आपको 10 नंबर से लॉगिन क्रिएट करना होगा और फॉर्म फाइल होगा 27 क्यू। तो यहाँ पर आपको जो है फॉर्म 27 क्यू फाइल करना पड़ेगा अगर सेलर नॉन रेजिडेंट है तो। और उसमें भी वो रेशो वाला जो पॉइंट है वो कॉमन है। 27 क्यू में ऐसा कोई चेंज नहीं आया है। उसकी जो लेटेस्ट वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप टीडीएस फाइलिंग वाली प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर इस वाले फॉर्म को प्रोसीड करते हैं। रेजिडेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है वेदर मोर देन वन बायर, इस पर यहाँ पर आपको यस करते हुए प्रोसीड कर देना है अगर एक से ज्यादा बायर है तो। और अलग अलग के लिए अलग अलग फॉर्म यहाँ पर प्रोसीड करना है। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सबसे पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, क्या आता है कि जो पैन नंबर है, सेलर जो है रेजिडेंट सेलर है, उनका पैन नंबर आधार से लिंक है या नहीं है। काफी सारे पर्सन के साथ ये हो रहा है कि उनका जो पैन नंबर है वो आधार से लिंक नहीं है और उसके बाद जो है उनके पास डिमांड आ जाती है 20% की, क्योंकि जब आप ये फॉर्म फाइल कर रहे होंगे 26 क्यूबी तो आपको बस 1% टीडीएस काटना है। ये 1% किसका होगा वो मैं भी वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर जब वैल्यू डालेंगे तब मैं आपको वो चीज कंफर्म कर दूंगा।
यहाँ पर फॉर्म 26Q में आपको 1% जमा करना होता है, लेकिन अगर पैन नंबर आधार से लिंक नहीं है तो 20% की आपके पास डिमांड आ जाएगी। एक बार डिमांड जनरेट हो गई तो उसके बाद जो है फिर आपको इसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। प्रोसेस जो कि मैंने आपको बताया है फॉर्म 26QB की जो रिवीजन है या अपडेशन है वो इतना आसान नहीं है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि पहले रेजिडेंशियल जो भी पर्सन है सेलर उनका पैन स्टेटस चेक कर लेना है। इसी वेबसाइट पर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भारी ऑप्शन आता है लिंक पैन आधार ऑप्शन का, तो वो वहां से आप चेक कर सकते हैं या उस पर्सन से भी बोल सकते हैं कि जी सर चेक करके बता दीजिए। अब यहाँ पर उसके बाद पैन नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है, कंफर्म सेम पैन यहाँ पर आपको लिखना है। आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर आपको जो सेलर है उनका एड्रेस लिखना है। ध्यान से समझिएगा, सेलर का एड्रेस आएगा, बायर का तो अपने आप ही आ रहा है माई प्रोफाइल से। उन्हीं के यहाँ पर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आने हैं। अगर एक से ज्यादा सेलर है तो इसमें यहाँ पर इन्होंने भी कहा है कि जो सेलर है को सेलर के शेयर का अलग से फॉर्म भरे। अब आपको पहले बायर का था, फिर इस हिसाब से सेलर का भी है, तो जितने बायर्स हैं वो अपने रेशो के हिसाब से जितना सेलर है उनके फॉर्म अलग अलग फाइल करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी यस करके इसको प्रोसीड करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये डिटेल्स मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास काफी सारे मैसेज आते हैं। जैसे मैं आपकी अब इसको प्रोसीड करूंगा यहाँ पर पैन नंबर लिखने के बाद, तो नेक्स्ट में जो चालान का नंबर है वो चेंज हो जाएगा। कहीं पर आएगा कॉर्पोरेट, कहीं पर आएगा नॉन कॉर्पोरेट। तो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आपका सेलर है अगर वो कोई कंपनी है तो जैसे मैं कंपनी का पैन नंबर यहाँ पर एंटर करूंगा तो उस केस में कॉर्पोरेट आएगा, वहां पर आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चालान का नंबर है वो हो सकता है चेंज हो जाए। लेकिन अगर वो सेलर जो है वो नॉन कंपनी है तो उस केस में जो चालान का नंबर है वो अलग आएगा। तो मैं यहाँ पर जो है अभी नॉन कंपनी का पैन नंबर एंटर करूंगा। काफी सारे पर्सन ऐसे होते होंगे जो कि किसी सोसाइटी में या फिर किसी बिल्डर के थ्रू यहाँ पर जो है परचेज करते हैं प्रॉपर्टी, तो उन केस में जो सेलर होते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड हो जाते हैं या लिमिटेड कंपनी हो जाते हैं। तो कंपनी के केस में वो कॉर्पोरेट की वजह से जो ये चालान नंबर है वो चेंज हो सकता है। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पैन नंबर एड्रेस डालने के बाद ये डिटेल सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट में प्रोसीड करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से यहाँ पर ऑप्शन आएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है टैक्स एप्लीकेबल मेजर हेड लिखा हुआ आ रहा है, इनकम टैक्स अदर देन कंपनी, क्योंकि जो मैंने सेलर का पैन नंबर डाला है वो नॉन कंपनी का डाला है। आपके केस में अगर कंपनी है तो ये यहाँ पर नंबर चेंज हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन डिटेल्स है जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स है और जो वैल्यूज है वो आपको करेक्ट डालनी है। अब टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, लैंड है या फिर बिल्डिंग शॉप्स अपार्टमेंट, सबके लिए ये वैल्यू यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है। मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। दोनों में से जो भी आपके जो भी चीज आप बाय कर रहे हैं, लैंड है तो लैंड के केस में लैंड आपको सेलेक्ट कर देना है। अगर कोई भी अपार्टमेंट, बिल्डिंग, फ्लोर्स, बिल्डर फ्लोर्स, वो सब के लिए आप यहाँ पर ये बिल्डिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी का एड्रेस डालना है, फ्लैट, डोर, बिल्डिंग, रोड, स्ट्रीट नंबर, पिन कोड, पोस्ट कोड। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है डेट ऑफ एग्रीमेंट, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डेट है। डेट ऑफ एग्रीमेंट कि जिस दिन आपने वो जो प्रॉपर्टी है या जो भी आप चीज बाय कर रहे हैं, लैंड है अगर वो जो भी उसके लिए आपने एग्रीमेंट बनाया है, एग्रीमेंट टू सेल, या जो भी बुकिंग अमाउंट दी है, ठीक है। इन दोनों में क्या फर्क है कि हो सकता है कि आपने जो है इंस्टॉलमेंट्स वाले कोई फ्लैट को अभी बुक कराया है, तो जितनी भी बुकिंग की अमाउंट है अलग अलग जो भी इंस्टॉलमेंट्स आएंगी उन सब पे टीडीएस एप्लीकेबल होंगे। और अगर आप जो है वन टाइम में कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं उस केस में जो है जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी वन टाइम में आप बाय कर रहे हैं, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट्स वाली पॉइंट होते हैं उसमें जीएसटी भी लगा होता है, तो जीएसटी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। केवल जो मेन वैल्यू होती है टैक्सेबल उस पर ही आपको टीडीएस काटना है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर जो टोटल वैल्यू है तो उस केस में एग्रीमेंट की जो भी एग्रीमेंट टू सेल की डेट आपकी वो डालनी है। और अगर आप बुकिंग पे ले रहे हैं तो जो भी फर्स्ट बुकिंग की डेट है वो आपको यहाँ पर डालनी है। फिर मल्टीपल जो भी बुकिंग आती रहेगी, जो भी आपसे अमाउंट की डिमांड की जाएगी, उतने फॉर्म आपको फाइल करने हैं। कंसिडरेशन ऑफ वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो ये प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, जितने भी अमाउंट में आप इसको बाय कर रहे हैं वो वैल्यू आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट मेड टू सेलर, इससे आपके फॉर्म पे जो इंटरेस्ट और लेट फीस है वो डिपेंड करती है। तो आप ध्यान रखें, आप जिस भी महीने में आप ये चीज ट्रांजेक्शन यूज कर रहे हो, पेमेंट या क्रेडिट आप कर रहे हो, तो उसमें आपको उससे नेक्स्ट मंथ तक, जैसे अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो भी मंथ चल रहा होगा आपका, उसको नेक्स्ट मंथ में जो भी लास्ट डेट होती है, इसमें 30 दिन का आपको टाइम मिलता है, तो आप 30 दिन तक लेके चलिए, उसमें आपको ये फॉर्म फाइल कर देना है। उसके बाद आपकी इसके ऊपर लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी, इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा। डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ डिडक्शन आप ये दोनों चीजें सेम रख लीजिएगा। अगर इसमें आपने डिफरेंस रखा तो अगर मंथ का डिफरेंस आएगा तो वो इंटरेस्ट और लेट फीस में भी फर्क आएगा।
तो जब आप पेमेंट कर रहे होंगे तो टीडीएस काट कर ही आपको पेमेंट करनी है, तो ये दोनों डेट सेम रख लीजिएगा। इंस्टॉलमेंट जैसे मैंने आपको बताया है, जब आप एक ऐसा फ्लैट अभी बुक कराया आपने, बाद में इंस्टॉलमेंट में उसकी पेमेंट करनी है, तब आपको इंस्टॉलमेंट वाले टाइप में ये सेलेक्ट कर लेना है। और जहां पर आप एक फुल पेमेंट कर रहे हो तो उस केस में आपको लमसम सेलेक्ट कर लेना है। जब इंस्टॉलमेंट की लास्ट अमाउंट आएगी तो उसमें लमसम में आपको कुछ पेमेंट करनी होगी, तो उस केस में आप लमसम में भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैंने दोनों टाइप की प्रॉपर्टी के लिए आपको बता दिया है। जहां पर आप सिंगल सोर्ट में प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं उस केस में लमसम वाले तरीके से हमें प्रोसीड करना है। अब यहाँ पर जो है टोटल अमाउंट पेड क्रेडिट ये डालनी है। टीडीएस का अमाउंट जो है 1% आपको जो है खुद से कैलकुलेट करके एंटर करनी है। और जो पैन इनऑपरेटिव वाला पोर्शन है वो मैंने पहले ऑलरेडी आपको बता दिया है, 20% की आपकी डिमांड आ जाएगी। अगर आप डिलेस को फाइल कर रहे हैं तो खुद से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इंटरेस्ट जो है खुद से अगर आप सेलेक्ट करके करेंगे तो आपको बाद में जमा कराने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, अदरवाइज आपको पास नोटिस आ जाएगा, तो आप अलग से भी उसको पे कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट फीस जो है फॉर्म की वो 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट होती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, वो भी साथ के साथ यहाँ पर प्रोसीड हो सकती है। तो मैं यहाँ पर अभी आपको डिटेल्स एंटर करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू का भी एक ऑप्शन एरर मैसेज यहाँ पर आपको मिलेगा। पहले मैं बेसिक डिटेल्स यहाँ पर एडिट करके ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है डेट ऑफ बुकिंग 1 अगस्त रखी है, वैल्यू जो है 60 लाख रुपए की फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कंसीडर किया। डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पर रखी हुई है, सेम मंथ में आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी डेट ऑफ बुकिंग 6 महीने पुरानी है, साल भर पुरानी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पेमेंट और डेट ऑफ डिडक्शन से इंटरेस्ट लेट फीस कैलकुलेट होती है। लमसम वाले ऑप्शन से यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। एक चीज पॉइंट यहाँ पर आता है कि अगर आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी मतलब जो आपके सर्कल रेट्स होते हैं, अगर वो वैल्यू जितने भी रुपीज से आपने बाई किया अगर वो हायर है तो उस पर टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट होगा। फिर यहाँ पर मैंने 60 लाख रुपए का एग्जांपल लिया है कि वैल्यू जो बाइंग की है वो 60 लाख रुपए की है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी वो 60 लाख रुपए की है। अगर ये 80 लाख रुपए की यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू आ जाए तो फिर आपको 80 लाख पे ही टीडीएस यानी कि 1% डिडक्ट करना होगा। वो आपकी जो पेमेंट अमाउंट है, मतलब जो 60 लाख की पेमेंट अमाउंट है, उसमें से आप जो है टीडीएस डिडक्ट करेंगे 80,000 रुपए। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। हाँ, ये वैल्यू जो है अगर कम है, स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू हो सकता है कम भी हो, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पर रेट्स जो है अलग अलग होते हैं। तो अगर वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी की आपकी कम है, सपोज करें 50 लाख की वैल्यू आती है यहाँ पर, तो उस केस में आपको जो पेमेंट आप कर रहे हैं 60 लाख रुपए की, तो आपको 60 पे टीडीएस डिडक्ट करना है। मैंने दोनों केस यहाँ पर कवर करके बता दिए हैं। इंस्टॉलमेंट में अगर यहाँ पर मैं इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, उस केस में पूछेगा कि आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है क्या। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट में पूरी की पूरी वैल्यू पर टीडीएस जाता है, तो अगर आप इसको यस करते हैं तो पूरी वैल्यू डलेगी, अगर नहीं अदरवाइज नो करके तो जो भी आपकी वैल्यूज हैं कि जो भी आपकी, क्योंकि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो तो पूरी की पूरी वैल्यू आपको एंटर करनी है, लेकिन यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट है वो केवल आपको इंस्टॉलमेंट की वैल्यू एंटर करनी है। सपोज करें आपने 10 लाख रुपए दिए तो यहाँ पर आपको 10 लाख एंटर करने हैं, क्रेडिट भी आपको 10 लाख करने हैं, और जो टीडीएस है वो भी आपका 10 लाख पे डिडक्ट होगा। बस इन दोनों में ये फर्क आता है। तो लमसम के केस में जैसे मैंने अभी 60 लाख रुपए का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने 60 लाख रुपए सेम वैल्यू ली है। ये वार्निंग मैसेज, तो क्या ये वार्निंग मैसेज सबके पास आता है? जी हाँ, ये वार्निंग मैसेज सबके पास आएगा। ये आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि जो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू है वो भी आपको प्रोपोर्शनेट एंटर करनी है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए 2 पर्सन है जो कि 30-30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि वैल्यू 50 से ऊपर है तो दोनों के अलग अलग फॉर्म फाइल होंगे। मैं अब यहाँ पर सिंगल सेलर मान रहा हूँ कि एक सेलर है 2 बायर है, तो जब यहाँ पर वो वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर 30 लाख डालेंगे। उस टोटल उस पूरी वैल्यू जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो तो 60 लाख है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू भी प्रोपोर्शनेट एंटर करें, अदरवाइज आपकी जो फॉर्म है उसमें डिमांड आ जाएगी बाद में। अगर आपने यहाँ पर 60 लाख रुपए डाल दिया और यहाँ पर आपने जो है 30 लाख रुपए डाल दिया, क्योंकि 1% तो 30 लाख ही जमा कर रहा है यहाँ पर, तो उस केस में आपके फॉर्म गलत सबमिट होगा और आपकी जो डिमांड है वो क्रिएट हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि आप इसको भी यहाँ पर 30 लाख डालें और यहाँ पर भी 30 लाख डालें। फिर उसका जो टीडीएस है 30,000 1% जमा करेगा अपने पैन कार्ड से, और ऐसे ही सेम वो दूसरे वाला पर्सन है वो भी 30 लाख डालेगा और 30,000 वो जमा करेगा। अगर यहाँ पर 4 हैं तो फिर 15-15 के हिसाब से आएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो वैल्यू है स्टैम्प ड्यूटी की वो भी आपको प्रोपोर्शनेट लेनी है। सेम यही प्रोपोर्शन आपको सेलर के केस में भी फॉलो करना है। बस ये सबसे मेन पार्ट था वीडियो का। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जो फॉर्म है कंप्लीट आपको वेरीफाई करने के लिए एक बार आएगा, सारी डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पर प्रोसीड करना है। जो असेसमेंट ईयर है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट आता है। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। नेट बैंकिंग यहाँ पर फ्रंट में भी अवेलेबल है, अदर्स में आप करेंगे तो यहाँ पर काफी सारे बैंक जो है वो 1 बाय 1 ऐड किए जा रहे हैं। डेबिट कार्ड में यहाँ पर काफी सारे बैंकों के अवेलेबल हैं। पे आउट काउंटर वाले ऑप्शन जो है, अगर आपकी अमाउंट जो है कम है तो उस केस में आप ये फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर जो है 60,000 रुपए की वैल्यू है,
तो उस केस में आपको बेटर है कि आरटीजीएस या एनईएफटी वाला ऑप्शन लेना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, एक पीडीएफ जनरेट होगी, वो डाउनलोड करके चेक के साथ बैंक में देना है। यहाँ पर जो है, जो मैंने आपको बताया था गूगल पे, फोन पे, वो वाले ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। तो उसके लिए क्या है, ये पेमेंट गेटवे की सर्विस है। तो यहाँ पर इतने सारे बैंकों के पेमेंट गेटवेज अवेलेबल है। आपका किसी भी बैंक में कहीं पर भी यूपीआई या क्रेडिट कार्ड है, आप कोई भी सेलेक्ट करके कंटिन्यू में प्रोसीड करके इसमें सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इन वाले बैंकों में केवल ये पेमेंट गेटवे यूज हो रहा है। ट्रांजेक्शन चार्ज भी लगते हैं, कुछ माइनर ट्रांजेक्शन चार्ज हैं, तो अलग अलग बैंकों के अलग अलग हैं, वो एक बार आप यहाँ पर देख लीजिएगा। जिसमें भी आपको कम चार्ज लगे उससे प्रोसीड कर दीजिएगा। यहाँ पर अदर्स का भी ऑप्शन है, यहाँ पर अदर्स में अभी ये वाला लेटेस्ट बैंक ऐड हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको जो है एक चीज और भी आती है कि हो सकता है कि आपके बैंक में लिमिट लगी हुई हो कि पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा की वैल्यू आप जो है नहीं पे कर सकते। तो उस केस में आप आरटीजीएस वाले ऑप्शन से जाकर बैंक में आरटीजीएस एंड एनईएफटी का ऑप्शन से आप प्रोसीड कर सकते हैं। ये था कंप्लीट प्रोसेस फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करने का। उसको फाइल करने के बाद 7 से 10 डेज का, वर्किंग डेज का आपको वेट करना होता है। उसके बाद आपका जो फॉर्म 16 है उसकी रिक्वेस्ट फाइल होगी, वो आपको ट्रेसिस के पोर्टल से करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। फॉर्म 16B इसके लिए आपको डाउनलोड करना होता है, तो 10 दिन का अप्रोक्सीमेटली आपको वेट करना होता है। आप आराम से 16B भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी आपको सेम इसी तरीके से प्रोसेस करना होगा। ये था लेटेस्ट वीडियो, इसमें सब कुछ मैंने कवर कर लिया है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और इसमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आए थे वो भी कवर्ड है। चैनल को जब बजा फुल एजुकेशन है, इनकम टैक्स, जीएसटी, यहाँ पर काफी सारे लेटेस्ट अपडेट्स, आईटीआर के वीडियोज भी हैं, तो आप वीडियोज देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक